हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंतर्गत सेक्शन ए, बी, सी और डी में आपका पेपर बटा होता है। सेक्शन ए, बी और सी का सॉल्यूशन पहले के वीडियोस में अपलोड किया बताया जा चुका है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में ही ये सेक्शन डी समझ में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है सेक्शन डी लिटरेचर। ये वाला जो सेक्शन होता है हमारा, इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन जो है लिटरेचर से पूछे जाते हैं, मतलब प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए, इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 6 तक थे वो सेक्शन डी में हम लोग सॉल्व कर चुके, सी में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिखा हुआ है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो हिंदी क्या होगी इसकी, आंसर माने उत्तर दीजिए, एनी टू मीन्स किन्हीं भी दो, फॉलोइंग माने नीचे लिखे गए क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों का, इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक का लगभग 40 वर्ड्स में आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये आपके प्रोज सेक्शन से, जो बुक है आपकी, ठीक है, उसमें प्रोज के सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें से हमें केवल दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एनी टू। ठीक है, तो ये देखिए ए और बी, यहाँ पर ए और बी दो दिए गए हैं, और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि बीच में देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, तो या तो आप लोग ये कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे। ऐसे ही बी पार्ट में या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, ए पार्ट से एक क्वेश्चन और बी पार्ट से एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका होता है ये प्रोज सेक्शन से संबंधित होता है। जो भी आपने प्रोज में लेसन्स पढ़े हुए हैं उन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपको करने केवल दो ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दो सेक्शन में बटा हुआ है, ए और बी। ठीक है, ए में देखेंगे आप, ये क्वेश्चन मेन हो गया और इसका अथवा वाला हो गया, और बी में ये क्वेश्चन मेन हो गया, इसका अथवा वाला हो गया। तो इनमें से हमें कुल मिलाकर के दो ही करने होते हैं। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न that made M. Hamel declare that the last lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण था, क्या कारण है कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कारण है कि जिसने, ठीक, दैट मेड, जिसने एम हेमल को बाध्य किया डिक्लेयर करने के लिए, मैंने घोषणा करने के लिए कि द लास्ट लेसन, जो भी अंतिम पाठ है, विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जो वो पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, ठीक, ऑन दैट फेटफुल डे, फेटफुल माने भयानक दिन पर, ठीक, वाज टू बी द लास्ट लेसन, बच्चों के लिए अंतिम पाठ होगा। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही थी, इसका आंसर देना है हमको। अगला अथवा में क्या पूछ दिया उन्होंने, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, किस बात ने, पेडलर मीन्स वही जो घुमक्कर था, जो घूम घूम करके सामान अपने बेचा करता था। ठीक, फेरी वाला कह सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि वो फेरी वाले को किस बात ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया, दैट ही हैड इंडीड, कि वह, इंडीड माने वास्तव में, फालन माने गिर गया है, इंटू माने में, ए रेटर माने एक चूहेदानी में। कह रहे हैं कि किस बात ने फेरी वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में वह एक चूहेदानी में गिर गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अब इन दोनों में से आपको आंसर सिर्फ एक का ही देना है। अगला 7वें का बी, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर, करें कि क्या व्याख्या, कौन सी व्याख्या, डज द ऑथर, लेखक ने, ऑफर फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऑफर की है, दी है, नॉट बियरिंग फुटवियर, चप्पल ना पहनने के लिए। सीधे शब्दों में समझेंगे कि लेखक ने, जो ये बच्चे चप्पल नहीं पहने थे, ठीक, उसके लिए क्या व्याख्या दी है। तो पहले तो आपको लेसन पता होना चाहिए किस लेसन का है। ये हमारा द लॉस्ट स्प्रिंग का है, और ऊपर वाला ये वाला द लास्ट लेसन का है, और ये वाला द रेड ट्रैप का है। ठीक है, इसका अथवा वाला देखते हैं हम लोग, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कह रहे हैं कि किस बात ने गांधी जी को उकसाया कि अब जो है ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए कहा जाए। ठीक, तो कुल मिला के यह क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब इसका आंसर हम लोग देंगे। अच्छा, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चारों का आपको आंसर लिख करके और उसकी व्याख्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, और आप याद भी कर लेंगे चारों, लेकिन एग्जाम में आपको केवल दो ही करने हैं। ठीक है, तो आइए फिर इसके आंसर्स देखते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था हमारा, व्हाट इज़ द रीज़न दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। मतलब देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका द लास्ट लेसन का है। इसमें पूछा गया है कि एम हेमल ने क्या कारण बताया कि जो ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं इस भयानक दिन पर, वो बच्चों के लिए अंतिम पाठ होगा। ठीक, तो उसका रीज़न देखते हैं। द प्रसियन फोर्सेज जो सेनाएं थी प्रसिया की, अंडर बिस्मार्क,
बिस्मार्क ये नाम है, ठीक है। इस टाइम पर इनका शासन था वहाँ पे पर्सिया में। तो कह रहे हैं कि द पर्सियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। बिस्मार्क के अंतर्गत जो पर्सियन की फोर्सेस थी उसने आक्रमण किया फ्रांस पर और उस पर कब्जा कर लिया। कैप्चर मैंने कब्जा कर लिया। द न्यू प्रसियन रूलर्स, कह रहे हैं नए जो प्रसिया के शासक थे, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने डिसकंटिन्यू माने रोक दिया, कंटिन्यू माने लगातार करना होता है, जारी रखना होता है, और डिसकंटिन्यू माने रोक दिया। द टीचिंग माने अध्यापन, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज माने फ्रांसीसी भाषा का, एंड ऑर्डर्ड और आर्डर आदेश दिया टू टीच ओनली जर्मन, केवल आपको जर्मन भाषा पढ़ानी है इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, इस अल्सेस और लोरेन की स्कूलों में, ठीक है। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच भाषा के जो भी अध्यापक थे उनसे कहा गया आप लोग तुरंत छोड़ करके चले जाइए। दिस वाज द रीज़न। अब देखिए ये आपका रीज़न हो गया, क्या क्या रीज़न हो गया कि बिस्मार्क के अंडर में जो भी पर्शियन फोर्सेस थी उन्होंने फ्रांस पर अटैक कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। द न्यू पर्शियन रूलर्स, अब जो नए शासक थे पर्सिया के, उन्होंने फ्रेंच भाषा को रोक दिया पढ़ाने से कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा सकते हैं। एंड ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन, और आदेश दिया कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाएंगे आप, कहाँ पर, अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, ठीक। अब देखने क्या है, द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रांसीसी जो भाषा पढ़ाते थे, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे अध्यापक, उनसे कह दिया कि आप लोग छोड़ करके चले जाइए। दिस वाज द रीज़न, ये क्वेश्चन से हो जाएगा हमारा। दिस वाज द रीज़न, यही कारण था। दैट मेड एम हैमल, जिसने कि एम हैमल को बाध्य किया, डिक्लेयर माने घोषणा करने के लिए, दैट द लेसन की पाठ जो ही वॉज गोइंग टू टीच पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, उस भयानक दिन पर, वाज टू बी द लास्ट लेसन। ये आपका सेवेंथ के ए का आंसर हो गया। अब अथवा वाला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कहने कि किस बात ने उस फेरी वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस चुका है। तो ये लेसन हमारा है द रैट ट्रैप, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, आफ्टर माने बाद में, स्टीलिंग माने चुराने के, क्रॉफ्टर माने वो जो किसान था, उस किसान के पैसे चुराने के बाद, व्हेन द पेडलर एंटर्ड, जब फेरी वाले ने प्रवेश किया, छुपने के लिए भागा था ना, कहाँ, इनटू द वुड्स, जंगलों में, एंड लॉस्ट, और खो गया था, हिज वे माने अपना रास्ता, टू कम आउट, बाहर आने का, देन ही थॉट, तब उसने सोचा, दैट कि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, कि उसने स्वयं को बेट माने एक चारे के द्वारा, फूल्ड माने मूर्ख बना दिया है, बनने दिया है, एंड हैड इंडीड, और वास्तव में गिर चुका है या फंस चुका है, इनटू अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी में, फ्रॉम विच, जिससे कि ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी भी नहीं बच सकेगा, बच सकता है, ठीक है। अगला, ठीक है, देखिए आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला, बी में पहला था आपका, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, कह रहे हैं कि लेखक ने बच्चे जो ये नंगे पैर थे, चप्पल नहीं पहने थे, उनकी तरफ से क्या बहाना बताया, मतलब क्या एक्सक्यूज़ दिया कि वो लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। आंसर देखते हैं इसका। द ऑथर ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, लेखक एक एक्सप्लेनेशन देता है या फिर एक वर्णन देता है, एक कारण बताता है, फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवियर, जो कि चप्पल नहीं पहने। क्या बताती है लेखिका, कौन है इसकी, शायद कमला दास है। दैट कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, काहे की परंपरा, नंगे पाँव रहने की, ठीक है। ये तो उन्होंने बताया, लेखिका ने बताया कि बच्चे नंगे पैर इसलिए हैं क्योंकि यह उनकी एक परंपरा है। बट लेकिन, लेटर, लेटर मैंने बाद में, सी एडमिट्स, वह स्वीकार करती हैं कि इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, यह केवल एक बहाना ही है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार, प्रचुर लगातार जो चली आ रही है अवस्था गरीबी की, ठीक, उससे बचने का एक बहाना है केवल। वास्तव में कारण क्या था कि बच्चे गरीब थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया कि वहाँ पर परंपरा थी, परंपरा क्यों बनी भाई, क्योंकि अभाव था उनके पास, तो धीरे धीरे परंपरा बन गई, ठीक है। अगला इसका अथवा वाला क्या था, अथवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, गांधी जी को किस बात ने, ठीक है, प्रॉम्प्टेड माने उकसाया, कि आप जो है ब्रिटिशों से, मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, ठीक, ब्रिटिश उनको देश छोड़ने के लिए कहें, ठीक, किस बात ने उनको उकसाया, देखते हैं भाई। तो ये किसका है, किस लेसन का है, द इंडिगो का। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की जो घटना थी, प्रॉम्प्टेड गांधी जी, उसने गांधी जी को उकसाया, टू अर्ज माने निवेदन करने के लिए, कहने के लिए, द ब्रिटिश मैन, अंग्रेजों से, ठीक है। एज, क्योंकि, कारण क्या था, इट वाज हिज थिंकिंग, गांधी जी का ऐसा सोचना था कि, दैट मीन्स कि
द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, ब्रिटिश आदेश नहीं दे सकते हैं हिम, गांधी जी को, अबाउट इन हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश में, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि हमारे खुद के देश में ब्रिटिश हमको आदेश नहीं दे सकते, हम खुद मालिक हैं अपने देश के। एंड और बिसाइड्स इट, इस कारण के अलावा, गांधी जी वाज ट्राइंग टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, कह रहे हैं कि गांधी जी ट्राइंग माने कोशिश कर रहे थे, मोल्ड माने ढालने का, ए न्यू फ्री इंडियन, एक स्वतंत्र भारतीय जो कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये 4 क्वेश्चंस जो भी लिखे हैं आपके प्रोज के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के जरूर है क्वेश्चंस, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करना इनको याद करने की, समझने की, ठीक है, जिससे कि आप लोग वहाँ पर लिख सकें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा प्रोज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका प्रोज से ही संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 7 में शॉर्ट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, उत्तर दीजिए किसी एक नीचे लिखे गए प्रश्नों का, ठीक है, लगभग 80 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दो दिए गए हैं, लेकिन आपको करना एक ही है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये वाला, तो हम यहाँ पर आपको दोनों का आंसर दिखवाएंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर्स, कह रहे हैं कि किस बेस पर, किस आधार पर अंग्रेज जो ओनर थे, मालिक थे, ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती करवाने वाले जो मालिक थे, डिमांड कंपेंसेशन, वो मांग कर रहे थे, कंपेंसेशन माने होता है क्षतिपूर्ति, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार किसानों से। क्वेश्चन को फिर समझेंगे। कह रहे हैं कि किस आधार पर अंग्रेज मालिक, ठीक, जो नील की खेती करवाते थे, वो किसानों से क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो याद ही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कहानी क्या थी। इंडिगो पार्ट में अंग्रेज जो थे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि भाई वो लोग किराए पर ज़मीन दिया करते थे, और उनसे कहते थे कि 15% पर आप नील उगाएंगे और वो पूरी की पूरी फसल हमको किराए के रूप में देंगे, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। किसका किराया? उस खेत का किराया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था, साउथ अफ्रीका में जो सिंथेटिक नील थी उसको विकसित कर लिया गया था। अब ये नील की खेती जो हो रही थी, ये नील ज़्यादा महंगी नहीं बिक रही थी यूरोपीय देशों में, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि कैसे ना कैसे किसान खुद ही इसको करना बंद कर दें और हमारा नुकसान भी ना हो। अच्छा, किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी, ठीक। वहाँ पर व्यवस्था अंग्रेजों ने कर रखी थी कि अगर आप लोग चाहें कि नील की खेती नहीं करनी है हमको, तो क्या करना है, एक टैक्स था, ठीक है, वो टैक्स दे दीजिए और आप नील की खेती से मुक्ति पा जाएंगे, ठीक। तो किसान भी चाहते थे इस, मतलब इस प्रकार की जो ये बुरी व्यवस्था थी इससे मुक्ति पाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, क्योंकि नील की खेती का एक दुष्परिणाम ये होता है कि जिस ज़मीन पे की जाती है वो बंजर हो जाती है, ठीक। तो किसान भी छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनको ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिंथेटिक नील जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो किसान, भाई अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो टैक्स दे दीजिए एक्स्ट्रा, हमारे मतलब क्षतिपूर्ति कर दीजिए और आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो कुछ किसानों ने पैसा दे दिया, लेकिन कुछ को जानकारी हो गई थी, तो उन लोगों ने फिर पैसा वापस मांगना चाहा कि भाई हम नहीं, हम तो करेंगे, चलो ठीक है, तुम्हें नील चाहिए नील ले लो, ठीक। लेकिन अंग्रेजों के किसी काम की नहीं थी नील, तो उसी बात को लेकर के वो चंपारण का विवाद हुआ था, और राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान जो था वो गांधी जी से मिलने गया था और उसने पूरी अपनी समस्या बताई थी। तब गांधी जी ने फिर किसानों के लिए आंदोलन किया था, ठीक, इसको जानते हैं हम लोग नील सत्याग्रह के नाम से। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस पृष्ठभूमि पर, किस आधार पर अंग्रेज जो मालिक थे नील की खेती करवाने वाले, वो कंपनसेशन में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे बटाईदार किसानों से, ठीक है। आंसर देखते हैं। देखिए, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, कह रहे हैं कि एक प्राचीन व्यवस्था के तहत, इसकी हिंदी होगी एक प्राचीन व्यवस्था के तहत। अरेंजमेंट माने व्यवस्था होती है, एंशियंट माने प्राचीन होती है, अंडर माने तहत होती है, ठीक, एन माने एक। तो एक प्राचीन व्यवस्था के तहत द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के जो किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार थे, ठीक। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल माने होता है कृषि योग्य भूमि, कह रहे हैं कि अधिकांशतः कृषि भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो चंपारण जिले में थी, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो बड़े बड़े भूभागों में बटी हुई थी, और ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, इसके मालिक कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक। एंड वर्कड बाई, और इस जमीन पर काम किया जाता था किसके द्वारा? इंडियन टीनेंट्स माने भारतीय कृषकों के द्वारा। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, कह रहे हैं कि मुख्य, ठीक है, कॉमर्शियल माने आर्थिक फसल, मुख्य आर्थिक फसल जो भी थी वो क्या थी? इंडिगो थी, इंडिगो माने नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, लैंडलॉर्ड्स माने होता है जमींदार, कंपेल्ड माने बाध्य करते थे, ऑल टीनेंट्स माने सभी कृषकों को, टू प्लांट प्लांट माने होता है उगाना, 3/20 माने क्या? 3/20 3/20, या फिर
50%, 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स, माने जो उनके पास भूमि है, विद इंडिगो। ठीक, कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, 15% या फिर 3/20 भूमि पर नील की खेती करना है, एंड सरेंडर माने समर्पित कर देना है, सौंप देना है, द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, पूरी नील की खेत जो फसल हुई है, एज रेंट, किराए के रूप में। ठीक है, ये शर्त थी उनकी। बट लेकिन दिस अरेंजमेंट वाज इर्कसम, था बहुत पुराना, लेकिन इर्कसम माने होता है परेशानी भरा। कह रहे हैं कि यह व्यवस्था परेशानी भरी थी, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। सो दे वांटेड टू बी रिलीज्ड, इसलिए वे चाहते थे, टू बी रिलीज्ड माने मुक्ति पाना, फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था से। बट लेकिन फॉर बीइंग रिलीज्ड, देखो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या चालाकी करी थी, कह रहे हैं कि लेकिन इससे मुक्ति पाने के लिए, बीइंग माने होना, रिलीज माने मुक्त, कह रहे हैं कि इससे मुक्त होने के लिए, किससे, शेयर क्रॉपिंग से, माने बटाई जो खेती करते थे उससे मुक्त होने के लिए, द पीजेंट्स हैड टू पे, किसानों को चुकाना पड़ता, ये देखिए, टू पे माने चुकाना पड़ता, एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त, टैक्स माने कर, एज कंपेंसेशन, कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति के रूप में। ठीक, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए क्षतिपूर्ति के रूप में, टू द इंग्लिश ओनर, मतलब जिसकी भूमि है अंग्रेज की, ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, जो कि नील की खेती करवाता था। तो ये आंसर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अच्छा पार्ट है, और इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, जिससे ढेर सारी जानकारी मिल जाएंगी। अगर शॉर्ट आते हैं तो इसे भी बना के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, करना आपको एक ही है, आंसर एनी वन, एनी वन, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक ही हो गया, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दो याद कर लेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दूसरा क्या है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पुल अफेक्ट डगलस। देखिए, हाउ माने किस तरह से, इंसिडेंट माने घटना ने, YMCA पुल नाम है उसका, अफेक्ट डगलस, डगलस को प्रभावित किया। किस लेसन का है ये वाला, हमारा है डीप वाटर का। ठीक है, विलियम डगलस से बचपन में डूबते डूबते बचे थे ना YMCA पुल में, तो उसी के बारे में कहा है कि हाउ डिड द इंसिडेंट, जो घटना थी YMCA पुल में, उसने किस तरह से डगलस के बाकी जीवन को, आगे के जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8वें के बी का आंसर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि YMCA पुल पर हुई घटना ने डगलस को किस प्रकार से प्रभावित किया। ठीक है, आंसर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ एन एवर्जन टू द वाटर, कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ माने क्या होता है, बावजूद, एवर्जन माने भय, जल से भय के बावजूद, जल से एक डर के बावजूद, डगलस डिसाइडेड टू लर्न, डगलस ने डिसाइड किया माने निर्णय लिया, टू लर्न माने सीखने का, स्विमिंग माने तैराकी, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। कह रहे हैं कि पानी से एक भय के बावजूद भी डगलस ने अपने बचपन में तैराकी सीखने का निर्णय लिया। देयर वाज अ पूल एट द YMCA, कह रहे हैं कि एक पूल था जिसका नाम क्या था, YMCA इन यकीमा, यकीमा एक शहर का नाम है। ठीक, शहर का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि यकीमा नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे, दैट ऑफर्ड डगलस, और इस पुल ने डगलस को ऑफर किया, द अपॉर्चुनिटी माने अवसर, टू लर्न स्विमिंग, तैराकी सीखने का। बट लेकिन इट वाज जस्ट बिगिनिंग, लेकिन ये बस शुरुआत ही थी तैराकी सीखने की। टू फील एट ईज माने अच्छा महसूस कर रहा था, आसान महसूस कर रहा था, इन द वाटर, पानी में। व्हेन एन इंसिडेंट, तभी एक घटना, ठीक, एट YMCA पुल हैपेंड, वहाँ पर एक घटना घटित हो गई। अब देखो घटना क्या थी, द इंसिडेंट वाज दैट, घटना यह थी कि वन डे, एक दिन, डगलस वाज एलोन, डगलस अकेला था, एट द पूल, तालाब पर, एंड वाज वेटिंग फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार कर रहा था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, मतलब एक बड़ा आदमी जैसा लड़का, केम देयर, वहाँ पर आया, एंड पिक्ड हिम अप, और डगलस को ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड हिम, टॉस मैंने टॉस करते हैं ऐसे, उछाल दिया, इनटू डीप एंड, गहरे छोर की तरफ, ऑफ द पूल, तालाब में। ओनली फॉर अम्यूजमेंट, देखो क्या कह रहा है, ओनली फॉर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है मज़े के लिए, केवल मजाक के लिए उठाया और उसको पानी में उछाल दिया। बट लेकिन डगलस हैड नॉट लर्नड स्विमिंग, डगलस ने तैरना सीखा ही नहीं था, येट माने अभी तक। सो इसलिए ही वॉज नियरली डाइड, वो तो बिल्कुल मरने के कगार पर पहुंच गया था, भाई तैरना तो आता नहीं था, फेंक दिया पानी में, मरने के कगार पर पहुंच गया था। क्या हुआ, दिस इंसिडेंट अफेक्टेड द फर्दर लाइफ, इस घटना ने प्रभावित किया आगे के जीवन को डगलस के, कह रहे कि इस घटना ने डगलस के आगे के जीवन को वेरी मच मैंने बहुत अधिक प्रभावित किया। सिंस दिस इंसिडेंट, सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, कह रहे कि इस घटना से, वहाँ से शुरुआत हुई, इस घटना से
डगलस हैड अ हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, डगलस के अंदर एक भयानक पानी का डर आ गया था, इन हिज हार्ट, उसके दिल में। एंड दिस फियर डिप्राइव्ड, और यह जो भय था वह डिप्राइव्ड माने वर्जित कर देता था, ठीक है, हिम माने डगलस को, ऑफ द जॉय माने खुशियों से। कौन कौन सी खुशियाँ? कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग। कैनोइंग माने छोटी नौका होती है, ठीक है, ये बड़ी नौका होती है। स्विमिंग माने तैराकी। इन सारे आनंदों से डगलस को वंचित कर दिया था। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग इस सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोज के शॉर्ट आंसर्स थे, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोज का लॉन्ग आंसर था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में पोएट्री, पोएट्री का एक स्टेंजा दिया रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो देखते हैं इस सेट में क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, रीड माने पढ़िए, फॉलोइंग माने नीचे लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट माने जो भी पोएम है, स्टेंजा, केयरफुली सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पोएम पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे कौन सी पोएम है ये, ठीक, क्या बताया गया था उसमें भाई। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair was torn round their pallor, the tall girl with her weird head down, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। ठीक है, तो ये पोएम जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक, इस पोएम से लिया गया है। तो सबसे पहले तो इसकी हिंदी समझते हैं, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम, फार माने बहुत दूर, ठीक, बहुत दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी माने शक्तिशाली लहरों से। किसके बारे में बात हो रही है? कुछ बच्चे हैं जो कि गरीब हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, और स्लम माने एकदम गंदी बस्ती में रहते हैं, अभावों वाली बस्ती जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, ऐसी बस्ती में रहते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे क्या हैं, बहुत दूर हैं उन शक्तिशाली झोंकों से। कौन से झोंके हैं ये देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स, करें कि अब ये बच्चे हैं कैसे, लाइक माने सामान्य, रूटलेस माने, रूटलेस बीड्स माने होता है एकदम खरपतवार नहीं होती है जो सूखी घास पीली पड़ जाती है जो, ठीक है। द हेयर वाज टॉर्न अराउंड देयर पैलोर, पैलोर माने पीले, ठीक है, उनके पीले चेहरों पर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे सूखी हुई घास, तुलना की गई है यहाँ पर। मतलब कुपोषित बच्चे हैं बिल्कुल, ठीक, कोई सुविधाएं नहीं है उनके पास, यहाँ तक कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी उनके पास नहीं है, आधारभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें, ठीक है। अगले स्टेज में देखिए, द टाल गर्ल कह रहे हैं कि लंबी सी लड़की, विद हर वेड हेड डाउन, मतलब उसका सर भारी, मतलब इतनी दुबली है लड़की कि अपने सर के वजन को भी वो नहीं झेल पा रही, ऐसे झुकाए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग जानते हो, पेपर तो अखबार, कागज, कागज जैसा दुबला पतला लड़का, विद रैट्स आइज, उसकी आंखें कैसी, चूहे जैसी, चूहे जैसी आंखों का मतलब यानी कि चूहे के समान आंखें उसकी। चूहे की आंखें क्या करती हैं, किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहती है हर समय, तो ऐसे ही ये भी लड़का किसी न किसी चीज़ की तलाश में है। आगे, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड माने होता है एकदम छोटे कद का, बौना, ठीक। अनलकी हायर, अनलकी माने अरे क्या होता है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली। हायर माने होता है जो कह सकते हैं एक वसीयत में मिला हो जो भी, ठीक, उत्तराधिकारी। करे कि एक छोटे कद का, ठीक, असौभाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड माने होती मुड़ी हुई हड्डियाँ, ठीक। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल डिजीज, रिसाइटिंग माने गाना जैसा गा रहा है, काय का, फादर्स नार्ल डिजीज, अपने पिताजी की गठिया की बीमारी, मतलब ये कह रहा है कि देखो पिताजी के थी, हमको भी है, सारी बात, मतलब वंशानुगत चला आ रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज पर बैठा हुआ इसी पाठ को दोहरा रहा है अपने, ठीक, अपने पाठ को दोहरा रहा है, इस बात की शिकायत करता जा रहा है कि देखिए हमारे पिताजी के पैर मतलब ऐसे मुड़े हुए थे, इस वजह से हमारा भी कद छोटा है, ये सारी बातें बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस पोएम में ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया जिनके पास में कोई सुविधाएं नहीं है, ना तो पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा है, ना तो उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था है, कुपोषित बच्चे हैं बेचारे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट एम्फेसाइज्ड बाय द फ्रेजेस गस्टी वेव्स एंड रूटलेस वीड्स। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा इसमें उद्देश्य दिखाया गया है, एम्फेसाइज में जोर दिया गया है इन फ्रेजेस, फ्रेजेस माने क्या होता है, वाक्यांशों के द्वारा, वाक्यांश क्या, गस्टी वेव्स एंड रूटलेस वीड्स, इन दोनों के द्वारा आप क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है, द फ्रेज गस्टी वेव मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स, माने गस्टी वेव मतलब होता है शक्तिशाली लहरें, झोंके, ठीक। अब देखिए होता तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इस पोएम के हिसाब से क्या आंसर है इसका, मतलब पोएम के हिसाब से क्या अर्थ है वो देखेंगे। इन दिस स्टेंजा, इस पैराग्राफ मतलब इस स्टेंजा में, इट रिफर्स, ये जो दिया है गस्टी वेव्स, यह बताता है
टू बिग एंड डेवलप्ड सिटीज़, बड़े बड़े और विकसित शहरों के बारे में, वेयर रिच एंड एजुकेटेड पीपल लिव, जहाँ की अमीर और शिक्षित लोग रहते हैं, ऐसी जगहों के बारे में बताता है ये शब्द गस्टी वेव्स। और ये बच्चे इन शहरों से, ठीक, इन लोगों से काफ़ी दूर हैं, कोई किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगला क्या है, रूटलेस वीड्स। और जो ये रूटलेस वीड्स फ्रेज है, इसका मतलब है पेल एंड ड्राई ग्रास। पेल माने होता है पीला, सूखा हुआ एकदम, ड्राई माने सूखी हुई, ठीक है, सूखी हुई पीली पीली जो घास हो जाती है वैसा। अब देखिए विच सिग्निफाइज, इसका अर्थ क्या है, यह प्रदर्शित करता है हाउ द एजुकेटेड एंड रिच सोसाइटी, किस तरह से शिक्षित और अमीर जो समाज है, ठीक, परसीव्स द पुअर चिल्ड्रन, परसीव्स माने मानता है, किस तरह से मानता है किसको, द पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम, एक पिछड़ी हुई गंदी बस्ती के बच्चों को, ठीक है, ये लोग कैसा मानते हैं वो बताया गया। कैसा मानते हैं, रूटलेस वीड्स मानते हैं, मतलब उखड़ी हुई खरपतवार जो किसी काम के नहीं रहते, उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, उस तरीके से मानते हैं लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, अलंकार पूछा है, किसमें, चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। अब देखिए पहचान बताई थी सबसे बड़ी, अगर तुलना की जा रही हो और तुलना करने वाला शब्द दे दिया जाए तो सिमिली होता है, तुलना करने वाला शब्द ना दे तो मेटाफर होता है। अलंकार बताए तो थोड़े बहुत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाइक दिया, वो लिख दिया, इसमें क्या, द पोएट हैज यूज्ड सिमिली इन द गिवन एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाई स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। देखो वही बात पूछ दी है, इस पूरे इसका एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको, वर्णन करना है, व्याख्या करना है, बताना है क्या मतलब है इसका। देखिए इन द गिवन स्टेंजा स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स इज रेफर्ड टू, कह रहे हैं कि इसमें जो है रिफर किया गया है किसको, बॉय, उस लड़के को, हु इज शॉर्ट हाइटेड, जो कि छोटी लंबाई का है, बौना है, ठीक। एंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स प्रतीत होता है कि ही हैज़ बोन डिसऑर्डर, उसको हड्डियों का कोई डिसऑर्डर है, बीमारी है। इनहेरिटेड मन होता है आनुवांशिक रूप से मिला है, फ्रॉम हिज पुअर फादर, अपने गरीब पिता से, ठीक है। तो इस तरीके से पोएम स्टेंजा आएगा पेपर में। अच्छा जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लिख करके, सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये स्टेंजा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोएम थोड़ी सी सामाजिक आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग तैयार करके जाएंगे। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है, दी गई पोएम्स में से एक किसी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दी गई पोएम्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो तीन लिखी हुई है, ये तीनों को तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी राय में आप ये तीनों जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर इसका लिखा हुआ है माई मदर एट 66 का, तीनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, ठीक है जी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं, लिखने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो यही वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमको डिटेल में लिखना है, पोएम का नाम और पोएट का नाम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो भी सेंट्रल आइडिया आप बताना चाह रहे हैं वो इसमें यहाँ पे हो जाएगा, और कोई एक जो भी स्पेशल फैक्टर, मुख्य उसमें आपको तथ्य लग रहे हों, विशेष तथ्य लग रहे हों, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 बाई कमला दास, ठीक है। पोएम का नाम हो गया और पोएटिस का नाम हो गया, कवित्री है कौन, कमला दास ने लिखी है ये। चलिए हाँ, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द इमोशंस ऑफ द पोएटिस फॉर हर मदर। देखना हिंदी इसकी, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव, इस कविता का केंद्रीय भाव आधारित है किस पर, इमोशंस माने भावनाओं पर, ऑफ द पोएटिस माने कवित्री की, फॉर हर मदर माने अपनी माता के लिए। मतलब इस पोएम का केंद्रीय भाव कवित्री की माता के लिए उसकी भावनाओं पर आधारित है। दिस पोएम रिवील्स माने उजागर करना, यह पोएम उजागर करती है क्या, द इफेक्ट्स ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज माने बढ़ती उम्र, बढ़ती उम्र के प्रभावों को उजागर करती है, ऑन रिलेशंस माने संबंधों पर, ठीक, रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है उम्र बढ़ने के साथ साथ में, उसको बताती है ये। द पोएटिस हैज़ एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स, कवित्री ने एक्सप्रेस माने प्रकट की हैं, प्रदर्शित की हैं अपनी भावनाएं, व्हेन माने जब, सी वाज गोइंग विद हर मदर, जब वो अपनी माता जी के साथ कहीं जा रही थी, उस टाइम पर उसके मन में ख्याल आया था, तब उसने पोएम को लिखा था। आगे, द पोएम शोज, यह कविता दिखाती है, हाउ द फियर ऑफ सेपरेशन, किस तरह से भय, काहे का भय, सेपरेशन माने अलग हो जाने का, अलगाव का भय, इंक्रीजेज इन द हार्ट ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों के हृदय में अलगाव का डर जो है किस तरह से इंक्रीज होता है, बढ़ता है, विद द पासिंग ऑफ
एज, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, उम्र बढ़ती है तो उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उम्र पूरी हो जाए, ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे, द पोएटेस हैज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड, अच्छा ये जो डर है ये एक तरफा नहीं होता, जिसकी उम्र बढ़ रही होती उसको भी डर रहता है और जिसके साथ संबंध होता है उसको भी डर लगता है कि हाँ हमारे दादाजी या दादी जी जो भी चीज़ जो भी है, मतलब रिश्ता जो भी है यहाँ पर, वो उनकी उम्र बढ़ रही है तो एक ना एक दिन जरूर भाई उम्र तो पूरी होनी ही है। तो वही कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र के साथ में मनुष्यों के हृदय में अलगाव का जो ये भय रहता है वो भी बढ़ता रहता है। द पोएटेस हैज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड, कवित्री ने यह भी वर्णन किया है क्या, हर ग्रीफ फॉर लॉसिंग हर मदर्स ब्यूटी एंड यूथ, अपनी माता जी की सुंदरता और उनके जो यूथ, जब वो एक नवयुवती थी वो उम्र उन्होंने खो दी है, उसके लिए उसने दुख प्रकट किया है, ठीक, सबके साथ ही होता है भाई, उम्र तो बढ़ती ही रहती है सबकी। सो इट कैन बी सेड, अतः यह कहा जा सकता है कि दिस पोएम गिव्स अ ग्लिम्प्स, यह कविता एक झलक देती है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, माने मनुष्य के रिलेशनशिप माने संबंधों का, विद ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ मनुष्य के क्या संबंध होता है, उसकी भावनाएं कैसे बदलती हैं, उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, ठीक है, रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातों को ये पोएम बताती है। काफ़ी अच्छी पोएम है। इसमें एक माता और एक बेटी के संबंधों को भी बताया गया है, किस तरह से वो जब अपनी माता जी को छोड़ने जाती है उसकी नज़र पड़ती है, एकदम से माता जी को देखती है कि वो हमारे बगल में बैठी हुई ऊँघ रही हैं, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पर, एक टाइम तक काफ़ी सुंदर थी वो, नवयुवती थी। तो वही सारी बातें बताएंगे, इसको अब डर लगता है कि माता जी पता नहीं कब छोड़ के चली जाएंगी, ये सारी बातें, ठीक है। फिर वो जब उनको विदा करती है तब भी उसको काफ़ी दुख होता है। यही होता है सेंट्रल सेंट्रल आइडिया में, बस कुछ नहीं, भावनाएं लिखनी होती है कि किस बिंदु के इर्द गिर्द पोएम को लिखा गया है ना, ऐसे कौन से ख्याल आए थे कवित्री के मन में जिसने पोएम लिख डाली है, वही पूछा जाता है बस। लास्ट में स्पेशल फैक्टर है, यहाँ पर मुझे केवल ये अलंकार दिखाई पड़ा है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, सिमिली, ठीक है, उसका यूज़ किया गया है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 12 सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन डी को एक बार फिर से समझ लेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोज के 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोज का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पोएट्री का एक स्टेंजर दिया रहता है और क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेंट्रल आइडिया दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 में सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहे हैं कि नीचे लिखे गए प्रत्येक प्रश्न का 40 कम से कम 40 शब्दों में आंसर दीजिए, लगभग 40 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम। कह रहे हैं कि चार्ली के, साइकाइट्रिस्ट माने होता है मनोवैज्ञानिक, फ्रेंड माने दोस्त, चार्ली के मनोवैज्ञानिक दोस्त ने उसे क्या बताया। व्हेन चार्ली टोल्ड हिम, जब चार्ली ने उसको क्या, जब चार्ली ने उससे कहा था अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तृतीय तल के बारे में, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। पूरा समझेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि जब चार्ली ने अपने दोस्त को, जो कि एक मनोरोग विशेषज्ञ था, चिकित्सक था, उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा तल भी है, तब फिर चार्ली के उस मनोवैज्ञानिक मनोरोग चिकित्सक दोस्त ने उसे क्या बताया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ना समझ में तो फिर से सुनिएगा। चार्ली था, चार्ली का दोस्त था, ठीक, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक था। एक दिन चार्ली ने उससे कहा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक तृतीय तल भी है, तो उसके दोस्त ने उससे क्या कहा था, ये आंसर पूछना है जवाब में, ठीक। देखिए, व्हेन चार्ली टोल्ड हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जब चार्ली ने अपने मनोरोग चिकित्सक दोस्त को अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में बताया, जो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर था, तब हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, दैट इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह एक दिन में सपने को पूरा करने जैसा है, ठीक। कैसा सपना, ऑफ बीइंग एस्केप्ड, बीइंग माने होना, एस्केप माने बचना, ठीक, बच निकलना, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार से, आधुनिक संसार से बच कर निकल जाने के लिए जो दिन में सपना देख रहे हो तुम पूरा होने के लिए, वो है, वास्तव में कुछ नहीं है। विच इज़, अब देखो संसार कैसा है, क्यों बचना चाहता है मॉडर्न वर्ल्ड से, क्योंकि विच इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी माने होता है असुरक्षा, ये संसार जो है असुरक्षित लगता है उसके लिए, फियर माने भय लगता है इसमें, वार माने युद्धों का खतरा हर समय लगा रहता है, एंड लॉट्स ऑफ वरीज, और ढेर सारी चिंताएं हैं, ठीक है। तो इसने ये आंसर दिया था। उसके दोस्त ने जब उससे कहा कि भाई तृतीय तल है, तो चार्ली के दोस्त जो कि मनोरोग विशेषज्ञ था, उसका नाम सैम था, सैम ने कहा भैया ये कुछ नहीं है जो तुम बता रहे हो, तृतीय तल नहीं है वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं, ये जो तुम तीसरा तल बता रहे हो या और कुछ नहीं है, तुम केवल दिन में सपने को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो माहौल क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, यही सब
तो कह रहे हैं इनसे तुम बचना चाहते हो आधुनिक संसार से, इसीलिए तुम्हें तीसरा तल वहाँ पर दिखाई पड़ा है, ठीक, और कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा। अच्छा, लेकिन वास्तव में था, ठीक, लास्ट में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी, कह रहे हैं कि कहानी में, देखो कहानी कौन सी है, द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कहानी में जो महाराजा थे उन्होंने, हाउ माने किस तरह से, इवेंचुअली माने आखिरकार, किल द 100th टाइगर, 100वां बाघ मार दिया। कह रहे हैं कि द टाइगर किंग कहानी में महाराजा ने अंततः 100वां बाघ कैसे मारा, ठीक है, पूरी प्रक्रिया पूछिए भाई कैसे मारा, देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, एक लंबी खोज के बाद, व्हेन द 100th टाइगर वाज नॉट फाउंड, जब 100वां बाघ मिला ही नहीं राजा को, देन तब, द दीवान डेलिबरेटली मैंने होता है जानबूझकर, ठीक है, तब दीवान साहब ने क्या किया, जानबूझकर रिलीज्ड द ओल्ड टाइगर, उन्होंने एक बूढ़ा बाघ छोड़ दिया, रिलीज मैंने छोड़ दिया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ठीक, विच वाज ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क, ये बाग लाया कहाँ से गया था, पीपल्स पार्क से, ये पीपल्स पार्क नाम है भैया, ठीक है, लोगों का पार्क नहीं, ये नाम है पीपल्स पार्क, ठीक, तो पीपल्स पार्क से लाया गया था बाग। अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा बाघ जो कि दीवान जी वहाँ से लेकर के आए थे पीपल्स पार्क से, ठीक, क्या हुआ, वाज शॉट केयरफुली बाय द महाराजा के द्वारा सावधानी पूर्वक उसको गोली मार दी गई, ठीक, इन दिस वे, इस तरीके से द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग, मतलब द टाइगर किंग में जो महाराजा है उन्होंने इवेंचुअली किल द 100 टाइगर, अंततः 100वां बाघ मार गिराया, ठीक। बात ये थी ना कि उनको 99 बाघ तो उन्होंने मार डाले थे, तो जंगल तो पूरा खाली हो गया था बाघों से, है ना, जब उन्होंने 40 लोगों को मार दिए थे तभी जंगल खाली हो गया था, फिर उन्होंने शादी की थी ससुराल में जाकर के, वहाँ भी उन्होंने बाघों को मारा, वहाँ भी जंगल खाली हो गए, वो 100वां बाघ नहीं मिल रहा था, मार इसलिए रह गया क्योंकि ज्योतिष ने बताया था कि भाई 100वें बाघ की वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने कहा बाघ ही मार डालेंगे तो मृत्यु कैसे होगी, ठीक है, तो इनको 100वां बाघ नहीं मिल रहा था, तो दीवान जी को हड़काया कि भाई बाघ ढूंढ के लाओ, नहीं तो हम टैक्स बढ़ा देंगे, और टैक्स जब बढ़ा देंगे तो जनता तुमसे असंतुष्ट हो जाएगी, फिर कहेगी दीवान को हटाओ, फिर भैया देखना अपना कैसे तुम रोजी रोटी चलाते हो, तो दीवान डरा था इस बात से, और इसलिए वो गया पार्क से बूढ़ा बाघ लेकर के आया, और जहाँ ये महाराजा शिकार कर रहे थे जंगल में, वहीं पर उस बाघ को भी छोड़ दिया कर चुपचाप, ठीक है, महाराजा ने देखा एकदम खुशी के मारे पागल हो गए भैया, उठाई बंदूक, लगाया निशाना और बस उसे बूढ़े बाघ को गिरा दिया वहीं पे, लेकिन मरा फिर भी नहीं था वो, निशाना चूक गया था, बेहोश होकर गिर गया था बाघ, लास्ट में पता चलता है ना। चलिए ठीक है, आंसर हो गया ये। अब इसमें केवल लास्ट क्वेश्चन बचता है सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, कह रहे हैं कि नीचे लिखे गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है कम से कम 80 शब्दों में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन लिखा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया भाई। देखिए क्वेश्चन है, ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द इनमी, ठीक है, कह रहे हैं कि द इनमी पार्ट के बैकग्राउंड मैंने पृष्ठभूमि को बताइए, ठीक है, पृष्ठभूमि को बताइए, एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज, और किस तरह से इसने परेशानियां उत्पन्न कर दी फॉर डॉक्टर सदाव हॉकी एंड हिज वाइफ, डॉक्टर सदाव हॉकी के लिए और उसकी पत्नी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे, कह रहे हैं कि द इनमी पार्ट की पृष्ठभूमि को बताइए, कहने का मतलब सारांश या फिर पृष्ठभूमि मतलब किस पॉइंट पर लिखा गया ये पार्ट, और किस तरह से इस पार्ट में डॉक्टर सदाव हॉकी और उनकी पत्नी हाना को परेशानियां मिलती हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, ठीक है, देखते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द इनमी हैज़ बिन सेंटर्ड टू द फैक्ट, कह रहे हैं कि इसकी हिंदी होगी, जो पृष्ठभूमि है द इनमी कहानी की, हैज़ बिन सेंटर्ड, वो केंद्रीकृत है किस पर, द फैक्ट, इस तथ्य पर कि हाउ लव एंड कंपैशन, किस तरह से प्रेम और दया, ठीक, कैन मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को एक अच्छा मानव बना सकती है, बाई अपोजिंग प्रिजुडिस, और करना क्या है, हमको विरोध करना है, अपोजिंग माने विरोध करना है, काहे का, प्रिजुडिस माने भेदभाव, ठीक, अगेंस्ट अदर पीपुल, दूसरे लोगों के साथ में, विद होम, और ऐसे लोगों के साथ में जो कि वी डू नॉट शेयर, जिनके साथ हम डू नॉट शेयर, नहीं शेयर करते हैं एनीथिंग, कुछ भी, बट द बॉन्ड ऑफ बीइंग ह्यूमंस, लेकिन क्या है, एक मानवीय संबंध तो है ही कम से कम, कुल मिलाकर के मान लीजिए जो दो देश हैं आपस में शत्रुता का भी भाव है, लेकिन है तो इंसान ही, तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमको दया दिखानी चाहिए, ठीक, देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा एक पृष्ठभूमि हो गई है, ठीक है, कि मतलब देखिए फिर से देख लेते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी द एनिमी, कह रहे हैं कि द एनिमी पार्ट का जो बैकग्राउंड है वो सेंटर्ड माने आधारित है इस बात पर कि किस तरह से प्रेम और दया
हम लोगों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकती है, ठीक। और क्या करना है हमको, एक दूसरे के लिए ये प्रेजुडिस माने भेदभाव नहीं रखना है, और ऐसे लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं रखना है जिनके साथ हम कुछ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में हमारा मानवीय संबंध है। अब देखिए, द स्टोरी इज सेट, कहने की यह कहानी जो है कब की है, द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध के समय की है, एंड जापान एंड अमेरिका वर इनमीज, जापान और अमेरिका आपस में शत्रु थे, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक उसी समय, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना, डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना, हु आर जापानीज, जो क्या थे, जापानी थे, एनकाउंटर एन अमेरिकन सोल्जर, एनकाउंटर मैंने मुलाकात होती है, मुठभेड़ होती है, ठीक, मिलते हैं किससे, अमेरिकी सिपाही से जो कि नेवी में था, ठीक है। हु इज़ इंजर्ड, और ये कैसा था, घायल था, एंड डाइंग, और लगभग मर रहा था, ठीक। दिस सिचुएशन क्रिएटेड डिफिकल्टीज, इस स्थिति ने परेशानियां उत्पन्न कर दी, किसके लिए, फॉर डॉक्टर सदाओ एंड हाना, डॉक्टर सदाओ के लिए और उनकी पत्नी हाना के लिए, बिकॉज क्योंकि क्या कारण था, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, इट वॉज देयर ड्यूटी, एक डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर सदाओ के कर्तव्य था, ड्यूटी में कर्तव्य था, टू सेव ए डाइंग पर्सन, एक मरते व्यक्ति को बचाओ भाई, अगर आप बचा सकते हो तो बचाओ, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए, एज ए पैट्रियोट, एक देशभक्त के रूप में, इट वॉज आल्सो देयर ड्यूटी, यह भी उनका कर्तव्य था, क्या, टू हैंड ओवर अ वार प्रिजनर, ये एक युद्ध कैदी को, भाई हम देशभक्त हैं तो जो दुश्मन देश का सैनिक है, ठीक है, तो उसकी सहायता तो नहीं कर सकते ना, क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर टू द आर्मी, उसको सेना को सौंप देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें धर्म संकट में फंस गए थे, भाई डॉक्टर का फर्ज निभाएं या फिर एक देशभक्त का फर्ज निभाएं, तो वही बात यहाँ पर पूछी गई है कि इस पाठ की पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि ये थी कि हम प्रेम और दया के द्वारा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमको, आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो दुश्मन देश का ही भी क्यों ना हो, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक मानवता का संबंध होता है। फिर कहा उन्होंने, डॉक्टर सदाओ और हाना किस तरह से परेशानी में पड़े थे, तो बता दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, जापान और अमेरिका आपस में शत्रु थे, और ठीक उसी समय पर डॉक्टर सदाओ और हाना की मुलाकात एक अमेरिकी सोल्जर से होती है, जो कि घायल अवस्था में होता है और लगभग मरने वाला ही होता है, इतना ज़्यादा घायल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं, डिफिकल्टी में फंस जाते हैं कि एक डॉक्टर के रूप में उस सिपाही की जान बचाएं या फिर एक देशभक्त के रूप में उसको आर्मी को सौंप दें, ये परेशानी थी इस पार्ट में, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारा ये सेक्शन डी कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शंस आपके सॉल्यूशन डाल दिया गया, ठीक है। और इन वीडियोस को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस को लिख देखना है, और जो भी आपको क्वेश्चन है एक रजिस्टर पर बाकायदा पूरा सेट तैयार कर लेना है, ठीक। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, लेटर, एप्लीकेशन, एसे, टॉपिक, जो भी चीज़ें हैं इस सेट में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरी राय यही है, इस सेट में आई हुई सारी चीज़ों को एक बार जरूर याद कर लें, ठीक है। और बाकी देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो फिर नेक्स्ट सेट भी हम लोग सॉल्यूशन देंगे इस पर यूट्यूब पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करिए भाई, एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जितना हो सके कोशिश करिए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।